प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। 6 अक्टूबर 2021 को आपका BA 6 सेमेस्टर का राजनीति विज्ञान का एक प्रश्न पत्र होना है। प्रथम प्रश्न पत्र, प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक, रिप्रेजेंटेटिव इंडियन पॉलिटिकल थिंकर। इसमें आपके पास 4 यूनिट हैं। फर्स्ट यूनिट में मनु, कौटिल्य, राज्य सप्तांग थ्योरी जो इनकी है, स्टेट सप्तांग थ्योरी। इसके अलावा राजा राम मोहन राय, सर सैयद अहमद खान, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, ये आपके सिलेबस में हैं। तो इनसे संबंधित मैं आपको आज 100 महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूँ। इन प्रश्नों के उत्तर आप एक बार नोट कर लीजिएगा ठीक से, हो सकता है इनमें से आपके कोई प्रश्न एग्जाम में काम आए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न, मानव जाति का जनक तथा प्रथम विधिवेत्ता किसे माना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है बी, मनु को माना जाता है। प्रश्न संख्या 2 है, मनु को वात्स्यायन ने अपने किस ग्रंथ में धर्मशास्त्र का आदि प्रणेता माना? तो जो वात्स्यायन थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था कामसूत्र। तो इसका उत्तर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, तैत्तरीय संहिता में मानव जाति को मनु की क्या कहा गया है? तो जो तैत्तरीय संहिता है उसमें मानव जाति को मनु की संतान कहा गया है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, पुराणों में सूर्य का पुत्र तथा प्रथम राजा किसे माना गया है? तो वो है मनु। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, पुराणों के अनुसार मनु की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या 14 है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो ये मनु है, मनु केवल एक पद का नाम है, ठीक है। तो मनु जो है ये कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि मनु एक पद का नाम है। तो इसकी संख्या पुराणों में 14 बताई गई है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, मनुस्मृति बाइबिल की अपेक्षा कहीं अधिक अनुपम, उत्कृष्ट तथा बौद्धिक ग्रंथ है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है मैकेंजी ब्राउन का। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ए, 6 का आंसर ए होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, मनुस्मृति का लेखक मनु है। मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? तो ये 2 प्रश्न आपके इसमें बन गए हैं कि मनुस्मृति का लेखक कौन है। तो उसका उत्तर मनु। और मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं अगर ये पूछा जाए तो 12 अध्याय हैं। प्रश्न संख्या 7 का उत्तर सी सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, मनु के अनुसार संप्रभुता का आधार क्या है? तो जो संप्रभुता है इसका आधार है धर्म, और दंड इसका सी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 9, राजा के द्वारा धर्म विरुद्ध दिया गया दंड इस लोक में अपकीर्ति तथा जो दूसरा लोक होगा आपका उसमें नरक गमन का कारण बनेगा। ये कथन किसका है? तो ये है मनु का। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, मनु ने राज्य के घटकों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो उसने प्रयोग किया है प्रकृति का। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, मनु ने राज्य के कितने अंग बताए हैं? तो ये आपके सिलेबस में भी है, सप्तांग राज्य सिद्धांत। तो मनु ने राज्य के 7 अंग बताए हैं। बी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 12, मनुस्मृति में राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो वो देवी सिद्धांत स्वीकार किया गया है। बी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 13, मनु के अनुसार राजा में कितने देवताओं की शक्ति का वास होता है या विद्यमान होती है? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। 8 देवताओं की शक्ति मनु में के अनुसार राजा में विद्यमान होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14, मनुस्मृति के अनुसार राजा के दायित्व क्या है? तो राजा का दायित्व है उपरोक्त सभी प्रजा की रक्षा करना, लोक कल्याण करना तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना। डी ऑप्शन इसमें सही होगा। प्रश्न संख्या 15, समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन 4 वर्णों में किस ग्रंथ में बांटा गया है? तो यह है मनुस्मृति। सी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 16, मनुस्मृति में मंत्रिपरिषद में कितने मंत्रियों की व्यवस्था की गई थी? तो ये थी 8 मंत्रियों की व्यवस्था इसमें की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17, मनु ने मंडल सिद्धांत में कितने प्रकार के राजाओं का उल्लेख किया है? तो मनु ने 12 प्रकार के राजाओं का उल्लेख किया है। मंडल सिद्धांत में 12 प्रकार के राजा उसने बताए हैं। प्रश्न संख्या 18, राजा के लिए प्रजा के सुख से भिन्न अपना कोई सुख नहीं है, प्रजा के सुख में ही उसका सुख है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है कौटिल्य का। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कौटिल्य। प्रश्न संख्या 19, अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? तो इसका लेखक भी कौटिल्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20, कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? तो कौटिल्य का वास्तविक नाम था विष्णुगुप्त।
कौटिल्य को विष्णुगुप्त भी कहते थे। इसके अलावा ये चाणक्य के नाम से भी जाने जाते थे। प्रश्न संख्या 21, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 4 विधाओं का उल्लेख किया है, वो कौन कौन सी हैं? तो 4 विधाएं हैं त्रयी, वार्ता, अनवीक्षकी, दंड नीति। 21 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22, अर्थशास्त्र की रचना किस रूप में की गई है? तो अर्थशास्त्र की रचना गद्य और पद्य दोनों रूपों में की गई है। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं, राज्य की कल्पना जीवित मानव शरीर से किसने की थी? तो मनु, भीष्म, शुक्र, इन सभी ने जो राज्य है उसकी कल्पना एक जीवित मानव शरीर के रूप में की थी। इसका ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न संख्या 24, सप्तांग राज्य सिद्धांत का संबंध किससे है? तो सप्तांग राज्य सिद्धांत वैसे मनु और कौटिल्य दोनों से संबंधित है। तो इसमें अगर आपके पास मनु आएगा तो मनु इसका ऑप्शन होगा, कौटिल्य आएगा तो कौटिल्य इसका ऑप्शन होगा। इसमें सप्तांग राज्यों में राज्य के 7 अंग बताए गए हैं, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, दंड, कोष, मित्र। दूसरे में केवल ये अंतर है मनु वाले में कि उसमें उन्होंने दास का जिक्र भी किया है राजकोष के रूप में, कि वो भी एक तरह से उसका अंग है। तो इसका उत्तर बी भी सही होगा और ए भी इसका उत्तर सही होगा। सप्तांग राज्य सिद्धांत दोनों ने दिया था, मनु ने और कौटिल्य ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 25, कौटिल्य के अनुसार दुर्ग के 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो उसने 4 प्रकार बताए थे, वो हैं औदिक दुर्ग, पार्वत दुर्ग, धानवन दुर्ग और वन दुर्ग। औदिक, पार्वत, धानवन, वन दुर्ग, ये 4 प्रकार के किले हैं, दुर्ग अर्थात किले। तो 25 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26, राजपद का ऐश्वर्य कांटों के मुकुट के समान है, जिसे सेवा भाव से ही ग्रहण किया जा सकता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है भगवान दास केला का। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 27, राजा और प्रजा में पिता पुत्र का संबंध होना चाहिए, ये कथन किसका है? तो ये कथन है कौटिल्य का। प्रश्न संख्या 28, कौटिल्य ने कानून के 4 मूल स्रोत बताए थे, वो कौन कौन से हैं? तो वो हैं ए ऑप्शन धर्म, व्यवहार, प्रजा और न्याय। ये चारों चीज़ें जो हैं वो कानून के मूल स्रोत होते हैं, कानून के, विधि के। प्रश्न संख्या 29, 60 गुणे नीति का संबंध किससे है? तो 60 गुणे नीति जो थी ये कौटिल्य की दी हुई है। इसमें 6 प्रकार के गुणों की व्याख्या की गई है, संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय, द्वैधी भाव। याद रखिएगा, संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय, द्वैधी भाव, ये 6 प्रकार की 60 गुणे नीति है। 6 चीज़ें हैं जिसका प्रयोग हम कूटनीति में करते हैं। संधि अर्थात समझौता करना, तो इसको आप विस्तार से बाद में पढ़ लीजिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। प्रश्न संख्या 31, भारत में आधुनिक राजनीतिक आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो ये थे राजा राममोहन राय। ये ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 32, राजा राममोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना कब की थी? तो ये की थी 1815 में। और अगर आपसे पूछा जाए कि राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी, तो उसका ऑप्शन 1828 होगा, सी वाला। फिलहाल इसमें आत्मीय सभा पूछी गई तो ये 1815 में की गई थी। प्रश्न संख्या 33, राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? तो ये की थी 1828 में। इसका ए ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 34, राजा राममोहन राय के विचारों पर किसका प्रभाव सबसे अधिक दिखाई देता है? तो मॉन्टेस्क्यू, बेंथम और ब्लैकस्टोन सभी का प्रभाव इस पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 35, राजा राममोहन राय भारत में संवैधानिक आंदोलन के जनक थे, ये कथन किसका है? तो ये है सुरेंद्र नाथ बनर्जी का। बी ऑप्शन इसमें सही होगा। प्रश्न संख्या 36, राजा राममोहन राय प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता का संदेश दिया, तो ये कथन विपिन चंद्रपाल का है। ये उग्रवादी विचारधारा के समर्थक थे। 36 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 37, भारत में राजस्व और न्यायिक व्यवस्था का लेखक कौन था? एक पुस्तक है भारत में राजस्व और न्यायिक व्यवस्था, इसका लेखक है राजा राममोहन राय। सी ऑप्शन इसमें सही होगा। प्रश्न संख्या 38, राजा राममोहन राय ने किसका समर्थन किया है? तो राजा राममोहन राय ने प्रेस की स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, न्यायिक स्वतंत्रता, उपरोक्त सभी का इन्होंने समर्थन किया है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 39, राजा राममोहन राय ने किसका विरोध किया है? तो राजा राममोहन राय ने मूर्ति पूजा, सती प्रथा और जाति प्रथा सभी का इन्होंने विरोध किया है। उपरोक्त सभी यहाँ भी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 40, राजा राममोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की थी? तो ये की थी 1822-23 में। प्रश्न संख्या 41, राजा राममोहन राय न हिंदू थे न ही ईसाई, अपितु वो हिंदू और ईसाइयत का मिश्रण थे, ये कथन किसका है? तो इसका उत्तर है ए हेमचंद्र सरकार।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 42। हिंदुओं तथा मुसलमानों के लिए पृथक पृथक निर्वाचन क्षेत्र की सलाह किसने दी थी? ये सलाह दी थी सर सैयद अहमद खान ने। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 43। कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट 1858 का लेखक कौन है? तो इसका उत्तर है सर सैयद अहमद खान। प्रश्न संख्या 44। भारत की वफादार मुसलमान एक पुस्तक है, इस पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका उत्तर है सी, सर सैयद अहमद खान। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 45। सर सैयद अहमद खान ने कौन सा सामाजिक कार्य किया था? तो इन्होंने नई धर्म की नई व्याख्या की, समाज सुधार संबंधी कार्य किया, शिक्षा संबंधी कार्य किया, उपरोक्त सभी इन्होंने कार्य किए। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 46। द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट में 1857 के विद्रोह की व्याख्या की गई थी। इसका उर्दू से अंग्रेजी में अनुवाद किसने करवाया था? तो इसका उर्दू से अंग्रेजी में अनुवाद कराया था कॉल्विन ने। और एक पुस्तक किसने लिखी थी? अभी हमने आपको बताया था, सर सैयद अहमद खान ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 47। सर सैयद अहमद खान के अनुसार 1857 की क्रांति के कारण क्या थे, जिसके कारण वो असफल हुई? तो वो था सेना का कुप्रबंधन करना, आपत्तिजनक कानून, इसके अलावा जन आकांक्षाओं की उपेक्षा करना या अनभिज्ञता करना। ये अंग्रेजों ने ऐसा किया जिसके कारण 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति के सभी कारण थे। प्रश्न संख्या 48। हिंदू शब्द का अर्थ है किसी धर्म से नहीं, बल्कि जो भी व्यक्ति भारत में रहता है वो अपने को हिंदू कहने का हक रखता है। ये किसने कहा था? तो ये कहा था सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान का कथन था कि जो व्यक्ति हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू है। केवल हिंदू शब्द किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि जो हिंदुस्तान में है वो हिंदू है, प्रत्येक व्यक्ति। प्रश्न संख्या 49। कांग्रेस एक हिंदू संगठन है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है सर सैयद अहमद खान का। प्रश्न संख्या 50। अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 51। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना जो सर सैयद अहमद खान ने की थी, कब की थी? तो ये की गई थी 1875 में। प्रश्न संख्या 52। गोपाल कृष्ण गोखले की विचारधारा क्या थी? तो इनकी विचारधारा उदारवादी थी। जबकि अगर बाल गंगाधर तिलक पूछा जाता तो तिलक जो थे वो उग्रवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। प्रश्न संख्या 53। रिफ्लेक्शन ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन का लेखक कौन है? तो इसका लेखक है एडमंड बर्ग। तो रिफ्लेक्शन ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इसका लेखक है एडमंड बर्ग, याद रखिएगा, ये परीक्षा में कई बार पूछा भी आता है। प्रश्न संख्या 54। गोपाल कृष्ण गोखले का राजनीतिक गुरु कौन था? तो जो गोपाल कृष्ण गोखले इनका राजनीतिक गुरु थे महादेव गोविंद राणाडे। इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगर महात्मा गांधी के बारे में पूछा है कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था, तो उनका बाल गंगाधर तिलक उनके राजनीतिक गुरु थे। अगला प्रश्न, किसे एक दुर्बल हृदयवादी उदारवादी कहा गया? तो ये थे बी गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न संख्या 56। किसे एक छिपा हुआ विद्रोही या राजद्रोही कहा गया? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 57। निम्नलिखित में से किसकी ब्रिटिश उदारवाद में गहरी आस्था थी? तो ये थी गोपाल कृष्ण गोखले की। प्रश्न संख्या 58। भारत में विकेंद्रीकरण की संभावनाओं का पता लगाने वाले हब हाउस कमीशन का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1908 में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 59। सत्ता के विकेंद्रीकरण हेतु गोखले ने किनके निर्माण का सुझाव दिया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने ग्राम पंचायत, जिला परिषद और विधान परिषद के निर्माण का सुझाव दिया था। इसका डी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 60। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो अभी हमने बात की थी गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61। बाल गंगाधर तिलक को किसने भारतीय अशांति का जनक कहा? तो ये थे वैलेंटाइन सिरोल। प्रश्न संख्या 62। 1781 में मराठा तथा केसरी समाचार पत्रों का प्रकाशन किसने किया था? तो ये किया था बाल गंगाधर तिलक ने। ए ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 63। गणपति उत्सव 1893 तथा शिवाजी उत्सव 1895 का प्रारंभ किसने किया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अगला प्रश्न, बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो ये हुआ था 1905 में। 64 का उत्तर ए सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 65। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य किस जेल में लिखी थी? ये 1908 में लिखी थी गीता रहस्य।
तो उस समय बाल गंगाधर तिलक जो थे वो मांडले की जेल में कैद थे और उन्होंने वहाँ रह करके गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। अगर आपसे पूछा जाए कि गीता रहस्य का लेखक कौन है तो आप लिख देंगे गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न संख्या 66, निम्नलिखित में से कौन सी रचना बाल गंगाधर तिलक की नहीं है? तो द शूद्र जो रचना है सी, ये वाली रचना इनकी नहीं है, ये रचना भीमराव अम्बेडकर की है। बाकी द ओरियन, द आर्कटिक होम इन द वेदास, वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिष, ये सभी रचनाएं आपकी बाल गंगाधर तिलक की है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 67। निम्नलिखित में से लाल बाल पाल में कौन शामिल है? तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। प्रश्न संख्या 68, तिलक ने स्वराज्य के कौन से 4 तरीके बताए थे? तो वो थे स्वदेशी तथा बहिष्कार करना, राष्ट्रीय शिक्षा, निष्क्रिय, प्रतिरोध। तो 4 तरीके हो गए, स्वदेशी 1, बहिष्कार 2, राष्ट्रीय शिक्षा 3, निष्क्रिय प्रतिरोध 4। उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? तो ये कथन है बाल गंगाधर तिलक का। 69 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70, होम रूल आंदोलन 1914 का प्रारंभ हुआ था। ये होम रूल आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था? तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों ने इसको प्रारंभ किया था। इसको याद रखिएगा, दोनों लोगों ने किया था होम रूल आंदोलन 1914 में। प्रश्न संख्या 71, तिलक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हत्याओं को जन्म देने वाले वातावरण का निर्माण किया, ये कथन किसने कहा था? तो ये था वैलेंटाइन सिरोल का, ए ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 72, इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो ये थे वैलेंटाइन सिरोल। इसमें एक पुस्तक और आती है इंडिका, अगर वो इंडिका पूछी जाएगी तो उसका लेखक मेगास्थनीज होगा, लेकिन इंडिया नामक पुस्तक पूछी गई है तो उसका लेखक होगा वैलेंटाइन सिरोल, सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 73, दारिद्र्य, दुष्काल और द्रव्य शोध का विचार किसने दिया? तो इसका जो विचार दिया था वो दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। प्रश्न संख्या 74, पढ़ना लिखना सीखना ही शिक्षा नहीं है, शिक्षा वही है जो हमें जीवंत बनाती है, जीविकोपार्जन के योग्य बनाती है। तो ये कथन था बाल गंगाधर तिलक का, ये ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 75, जहां संभव हो सहयोग करो, जहां आवश्यक हो वहां विरोध भी करना चाहिए, विरोध करो, ये कथन बाल गंगाधर तिलक का है, बी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 76, भारतीय जनता को अवज्ञा का दर्शन किसने दिया? तो यह अवज्ञा का दर्शन दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। ऊपर आप समझ गए होंगे, इन्होंने कहा था कि जहां संभव हो सहयोग करो, जहां आवश्यक हो उसको विरोध करो, विरोध करो अर्थात अवज्ञा करो, अवहेलना करो। तो ये दर्शन किसने दिया? ये दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। 76 का उत्तर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 77। गांधी जी द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है गांधीवाद के नाम से इसको जाना जाता है। प्रश्न संख्या 78, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा कब प्रारंभ किया गया था? तो ये 1920 में प्रारंभ किया गया था। प्रश्न संख्या 79, महात्मा गांधी जी का भारत में प्रथम सफल आंदोलन कौन सा था? तो वो था चंपारण आंदोलन बिहार में। प्रश्न संख्या 80, महात्मा गांधी पर किसके विचारों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? तो टॉल्स्टॉय, रस्किन, थोरो, इन सभी का इन पर प्रभाव पड़ा था। ऑप्शन डी इसका सही होगा, इसको आप ठीक से याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 80 का उत्तर। प्रश्न संख्या 81 देखते हैं, अनटू द लास्ट पुस्तक का लेखक कौन था? तो इसका लेखक है रस्किन, ए ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 82, महात्मा गांधी ने अनटू द लास्ट का गुजराती में अनुवाद किया था, ये किस नाम से अनुवाद किया था? तो इन्होंने इसको अनुवाद किया था सर्वोदय के नाम से, सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 83, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद सदैव जीवित रहेगा, यह कथन किसका है? तो ये कथन स्वयं महात्मा गांधी का है। 83 का ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 84, महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो आप सभी जानते हैं सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम है। प्रश्न संख्या 85, महात्मा गांधी ने अहिंसा के कितने रूप बताए हैं? तो अहिंसा के उन्होंने 3 रूप बताए हैं, सकारात्मक अहिंसा और नकारात्मक अहिंसा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 86, गांधी जी ने अहिंसा के जो 2 रूप बताए हैं, सकारात्मक तथा नकारात्मक, उसमें से उन्होंने गांधी जी ने अहिंसा की कुछ अवस्थाओं का भी उल्लेख किया है। तो गांधी जी ने अहिंसा की कौन सी अवस्था का उल्लेख नहीं किया? तो उन्होंने 3 अवस्थाएं बताई थी अहिंसा की, एक थी जागृत अहिंसा, औचित्यपूर्ण अहिंसा, कायरों की अहिंसा। लेकिन हरिजनों की अहिंसा या इस प्रकार का शब्द का उन्होंने प्रयोग नहीं किया, इस प्रकार की अहिंसा का प्रयोग नहीं किया। भले ही उन्होंने हरिजन शब्द का प्रयोग किया था, हरि अर्थात
विष्णु के जो लोग हैं, जो निम्न वर्ग के लोग थे, उनको उन्होंने एक सम्मानजनक नाम दिया था। प्रश्न संख्या 87, महात्मा गांधी को सत्याग्रह के लिए सदाग्रह शब्द किसने सुझाया था? तो इसका ऑप्शन डी होगा, मदन लाल गांधी ने गांधी जी को सत्याग्रह शब्द सुझाया था सत्याग्रह करने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 88, सत्याग्रही के आवश्यक गुण कौन से होते हैं? तो वह है सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, ब्रह्मचर्य, अहिंसा। उपरोक्त सभी सत्याग्रही के गुण होते हैं। प्रश्न संख्या 89, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के 3 रूप कौन कौन से बताए हैं? वो हैं असहयोग, सविनय अवज्ञा तथा व्यक्तिगत सत्याग्रह। इसका भी ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न संख्या 90, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था महात्मा गांधी ने। इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 91, स्वतंत्रता दान में नहीं मिलती, इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है भीमराव अंबेडकर का। सी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 92, बहिष्कृत भारत नामक मराठी पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो ये किया था अंबेडकर ने। 92 का ए ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 93, अंबेडकर ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो अंबेडकर ने उपरोक्त सभी पुस्तकों की रचना की थी। हु आर दे, द शूद्र, थॉट ऑन पाकिस्तान 1941। उपरोक्त सभी, इसका डी ऑप्शन सही होगा। यहाँ प्यारे बच्चों एक बात याद रखिएगा, पाकिस्तान का निर्माण तो 1947 में हुआ था। रहमत अली पाकिस्तान शब्द के जनक थे, लेकिन अंबेडकर इतने दूरदर्शी थे कि उन्होंने 1941 में ही एक पुस्तक लिख डाली, थॉट ऑन पाकिस्तान। और उनको ये लग गया था कि कभी ना कभी भविष्य में भारत से स्वतंत्र होकर एक नया देश बनेगा जिसका नाम पाकिस्तान होगा। और बाद में 1947 में ये घटना सच साबित हुई, जो कि उनकी पुस्तक में दिखाई देता है। थॉट ऑन पाकिस्तान 1941 में अंबेडकर ने इसको लिखा था। प्रश्न संख्या 94, निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान निर्माण का समर्थन किया था? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एकमात्र व्यक्ति जिन्होंने पाकिस्तान निर्माण का समर्थन किया था। प्रश्न संख्या 95, किसने कहा था मेरा जन्म हिंदू बनकर अवश्य हुआ है, लेकिन मैं हिंदू बनकर नहीं मरूंगा? तो ये कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। जिस समय उनकी मृत्यु हुई तो ये बौद्ध बन चुके थे, इन्होंने अपना धर्म परिवर्तित कर दिया था। प्रश्न संख्या 96, निम्नलिखित में से कौन अस्पृश्यता के खिलाफ थे? तो ये अंबेडकर और महात्मा गांधी दोनों इसके खिलाफ थे। ऑप्शन सी इसका सही होगा, दोनों। प्रश्न संख्या 97, 1932 की कम्युनल अवार्ड का किसने विरोध किया था? जो रमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अवार्ड दिए थे, उसका विरोध किसने किया था? तो ये विरोध किया था महात्मा गांधी ने। 97 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए अब देखते हैं आज के अंतिम 3 प्रश्न। प्रश्न संख्या 98, भारतीय संविधान सभा में प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ए ऑप्शन का सही होगा। प्रश्न संख्या 99, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया? तो ये 1990 में दिया गया। प्रश्न संख्या 100, 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी तथा अंबेडकर के मध्य 148 आरक्षित सीटों के लिए, जो विधानमंडल था उसमें 148 सीटों को आरक्षित करने के लिए एक समझौता हुआ था, उसे किस समझौते के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, पूना पैक्ट। इसमें सीटों की संख्या 78 से बढ़ाकर के 148 करने का प्रस्ताव रखा गया था। प्यारे बच्चों, आशा है आपके लिए ये जो प्रश्न पत्र है ये उपयोगी सिद्ध होगा। जो प्रथम प्रश्न पत्र है इसमें जो प्रश्न इस प्रकार के आएंगे आपके लिए कि उपरोक्त सभी या उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ज़्यादातर प्रश्नों का उत्तर वही होता है। तो आशा है इसमें से अगर आपको कुछ लाभ मिले तो अवश्य इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको बार बार सुनिएगा, तभी कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको याद होंगे। ज़्यादा गहराई से इसमें विस्तार से बात नहीं की गई है, क्योंकि अगर विस्तार से बात करेंगे, चर्चा करेंगे तो ये वीडियो 2-2.5 घंटे का हो जाएगा। इसलिए 100 प्रश्नों को आधे घंटे में समेटना बहुत बड़ी चुनौती होती है, तो इसलिए इस वीडियो को थोड़ा तेज़ स्पीड से आपको बताया गया है। आशा है वीडियो फिर भी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। बार बार सुनिए, 1000 बार सुनिए, अच्छे नंबर से पास होइए। आज के लिए आपके लिए शुभकामनाएं।